आज के इस यांत्रिक जीवन में, भाग दौड़ में, जीवन के नानाविध संघर्षों में व्यक्ति कुछ ऐसे क्षण चाहता है जब वह मनोरंजन के द्वारा अपने जीवन को प्रफुल्लित कर सके। यदि हम सभ्यता के प्राचीन इतिहास की ओर देखें तो हम ये पाते हैं कि उस समय व्यक्ति आखेट या शिकार द्वारा या ऐसे ही अन्य साधनों द्वारा अपना मनोरंजन करता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, मनोरंजन के साधनों में के स्वरूप में परिवर्तन होता गया। लोक मेले, लोक पर्व, मंदिर इत्यादि इस प्रकार के जो अवसर होते थे उनमें व्यक्ति अपना मनोरंजन करता था, उनके माध्यम से अपनी आत्माभिव्यक्ति करता था। लोक नाट्यों के द्वारा, लोक संगीत के द्वारा उसके इस मनोरंजन की सामूहिक अभिव्यक्ति होने लगी और आज जनसंचार के आधुनिक साधनों के द्वारा ये मनोरंजन किया जा रहा है। अवकाश के इन क्षणों के उपयोग से पर्यटन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने लगा। व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से परिचित होना चाहता है, दूर दराज की दुनिया को देखना चाहता है और वो पर्यटन के लिए, तीर्थों के लिए अपने घर से निकल पड़ता है और उसकी ये यात्रा पर्यावरण के साथ जुड़ती है। जहाँ एक और हमारी सांस्कृतिक विरासत इससे प्रभावित होती है, वहीं पर्यावरण के लिए कुछ चुनौतियाँ खड़ी होती हैं। आज हमारे स्टूडियो में अवकाश, पर्यावरण और पर्यटन इनसे जुड़े हुए विशेषज्ञ आमंत्रित किए गए हैं। मेरे पास बैठे हैं प्रोफेसर योगेंद्र सिंह। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, प्रख्यात समाजशास्त्री हैं और भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष तथा भारतीय अवकाश अध्ययन परिषद के आप संस्थापक अध्यक्ष हैं। उनके साथ बैठी हैं डॉक्टर वीना शर्मा। आप आकाशवाणी में अफ्रीकी भाषा स्वाहिली प्रभाग की प्रमुख हैं तथा अफ्रीकी मामलों की अध्येता हैं। उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर ईश्वर मोदी। आप भारतीय अवकाश अध्ययन परिषद के महासचिव हैं तथा राजस्थान विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आज की दुनिया में पर्यटन और पर्यावरण दो ऐसे मुद्दे खड़े हुए हैं जिनके सामने विविध स्तरों पर व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप अवकाश, पर्यावरण और पर्यटन इन तीनों से ही बहुत निकटता के साथ जुड़े हुए हैं। एक समाजशास्त्री के रूप में आप इन तीनों को विकास की प्रक्रिया के साथ किस प्रकार जोड़ करके देखते हैं? यदि इन तीनों समस्याओं को अवकाश, पर्यावरण और पर्यटन इसको ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विकास की प्रक्रिया से परिवर्तन आया और मुख्य परिवर्तन औद्योगिक क्रांति के बाद विदित हुआ। इसके पहले का जो समाज, जिसे हम परंपरागत समाज कहते हैं, उसमें पर्यावरण और प्रमोद, पर्यावरण और ये पर्यटन, इन सब का संबंध एक दूसरे प्रकार से था, सामूहिक था और उसमें जीवन के अंदर जो विघटन होते हैं या जो तनाव होता है वह बहुत कम था और उसके अवशेष आज भी जो परंपरा के तत्व हैं हमारे समाज में उसमें मिलता है। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद जो उद्योगों का विकास हुआ, फैक्ट्रियां बनी और उसमें जो काम की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे कि काम ग्रामीण या शहरी पारिवारिक जीवन से अलग हुआ, लोग फैक्ट्री के अंदर आकर काम करना शुरू किए, तो उससे उनको एक समय की जो कल्पना थी और कार्य का जो विचार था, कामकाज का जो विचार था, उस पर नया तनाव आया और जीवन में अवकाश और उनका कार्य, ये दोनों अलग अलग इसमें विकर्ण सा होने लगा और वही प्रक्रिया अभी तक चली जा रही है। और हमें देखते हैं कि आज उसी औद्योगिकरण के नाते जो कार्यकलाप विकसित हुआ, उसी से पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ा। पर्यावरण का जो आज मुद्दा है विश्व में, कोई एक देश के स्तर पर ये नहीं है क्योंकि ये एक विश्व समस्या है, तो उसके पीछे औद्योगिकरण की और ऐसे प्राविधि और टेक्नोलॉजी के उपयोग की समस्या है, जिससे पॉल्यूशन, प्रदूषण बढ़ा और पर्यटन में भी इसका कुछ प्रभाव दिखता है क्योंकि बहुत से लोग अब टेक्नोलॉजी, आजकल जो
सफ़र के साधन हैं, हवाई जहाज़ हैं और तरीके हैं, तो उससे जो ज़्यादा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे हैं, तो उससे वो दूसरे देशों में जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर टूरिज्म होता है, उससे उसका प्रभाव डालते हैं। और पर्यावरण के प्रति उनका जो विचार है वो कार्य दूसरे प्रकार के होने के नाते उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उससे प्रदूषण होता है। तो अवकाश, पर्यावरण और पर्यटन, ये तीनों मुद्दे विकास से जुड़े हुए हैं और विकास की प्रक्रिया में ही हम इसको देख सकते हैं और उसके अंदर ही इसका निदान भी है कि इसको हम किस प्रकार से। डॉक्टर साहब ने इन तीनों मुद्दों को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ते हुए उस परंपरा की बात कही, औद्योगिकरण की बात कही, उस तकनीकी जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी बात की। आपने दुनिया के अनेक देशों की यात्राएं की है, वहाँ के लोगों की जीवन शैली को भी आपने बहुत गहराई से देखा है। उस सारे संदर्भ में आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय धरातल की दृष्टि से इस मुद्दे को यानी प्रश्न को किस रूप से देखती हैं? डॉक्टर सिंह ने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि हमारे यहाँ पर जब औद्योगिकरण हुआ तब हमारा ये सब बदल गया कि अवकाश हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अवकाश का समय, और हमारे जो पर्यावरण के प्रति हमारी धारणाएं हैं वो सब बदल गई, बदलती जा रही हैं, बदली नहीं। लेकिन भारत में हम अभी भी ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पर औद्योगिकरण के साथ साथ अभी भी ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर पारंपरिक चीज़ें चलती चली जा रही हैं। जैसे कि अवकाश का ही मान लें या पर्यावरण के प्रति जो हमारी धारणाएं हैं, परंपरागत तो जैसे तीर्थ स्थानों पर जब जाते थे इत्यादि, ये टूरिज्म जिसको अब कहते हैं, ये पहले से हमारे यहाँ चलता था, लेकिन वो गड़ा हुआ था पारंपरिक हमारी मान्यताओं में। और हमारी मान्यताएं यही थी कि आत्मदर्शन करना, अपने आत्मा का, अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करना, और वहीं पे हमारा परम आनंद हमें मिल सकता था। और वो परम आनंद जहाँ पर हमें मिलता है वो एक ही है, वो जगह एक ही है, यानी कि टोटलिटी है वो। जैसे ईशावास्य उपनिषद में भी कहा गया है, ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, या उसके अलावा कि यानी ये जो जगत है पूरा उसी से भरा हुआ है, और वो जो है वो रसमय है, वो अद्वितीय है, और वो टोटलिटी है। तो उस टोटलिटी में ये पर्यावरण भी आ जाता है। यही हम देखते हैं कि पाश्चात्य जब हम धारणाओं को देखते हैं तो उनमें ये डाइकोटमी और अलगाव ले आते हैं। हम लोग ऐसा नहीं मानते, यानी परंपरागत हमारे, तो उसमें हमारे पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, जंतु सब कुछ आ जाता है। इसीलिए हमने उनको एक दर्जा दिया है जहाँ पर हम उनको उनकी वर्शिप कर सकें, उनको यानी एक दैव स्थान हमने दिया है। तो हम पेड़ों को भी दैव मानते हैं, हम कितने ही जानवर की तरह के हम लोग उनकी पूजा करते हैं, तो और लोगों को ये अजब लगता है। लेकिन ये बड़ा ही एक इगैलिटेरियन सिस्टम ऑफ थिंकिंग है, जिसमें हमने ये नहीं माना कि हम मानवीय रूप में सबसे अलग ऊंचे हैं। तो ये मान लेने से हमारे एक मान्यताओं में, हमारी धारणाओं में एक हार्मोनाइजेशन आ गया था, जिससे कि वक्त बेवक्त हम कई पेड़ों की हम पूजा करते हैं। बहुत सी पेड़ पत्तियां हैं जो कई देवताओं को प्रिय हैं। तो अगर ऐसी धारणा हो तो हम अपने पर्यावरण का कभी उसको आघात नहीं पहुंचा सकते। जैसे हमारे ट्राइबल लोग हैं, उनको तो वनपुत्र माना गया है और उनका सब कुछ उसमें जुड़ा हुआ है उसी के अंदर। अभी भी हमारे जो रिचुअल्स हैं, प्रोफेसर सिंह से ही बात हो रही थी कि जैसे कुंभ का मेला ले लीजिए, उसमें इतनी लाखों की तादाद में जब लोग आते हैं, वो एक धारणा लेकर मन में आते हैं, उसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। उसमें आपकी मान्यता भी जुड़ी हुई है, उसमें आपका अवकाश का, अपने आप को आगे बढ़ाने का और अपना एक सेल्फ एक्सप्रेशन का भी माध्यम वो है। और उस माध्यम से हम लोगों को कितना कुछ सिखा पाते हैं। क्योंकि पिछले 2 कुंभ में मैं जा पाई थी और उसमें मैंने देखा कि जिस वक्त हम अपनी पारंपरिक ये मान्यताओं का इस्तेमाल करके लोगों को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हम सक्सेसफुल होते हैं। और वहाँ सफाई, लोगों का डिसिप्लिन, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से रह पाया।
मोदी जी, वीणा जी ने जिस प्रकार से चर्चा की कि पर्यटन और पर्यावरण हमारे उन प्राचीन जो परंपराएं हैं, जो लोक परंपराएं हैं, उनसे बिल्कुल घुल मिल गया है। आपने चूंकि अवकाश और जनसंचार माध्यम, मास मीडिया की उसमें क्या भूमिका होती है, उस पर शोध कार्य भी किया है। और आज हम जिस प्रकार से देखते हैं कि ये जनमाध्यम इतनी तेजी से उभरे हैं, उस सारे परिप्रेक्ष्य में जो वीणा जी ने बात कही लोक परंपराओं की, कुंभ के पर्वों की, मेलों की, तो ये जो जनसंचार माध्यमों का जो एक आक्रमण इस आज के युग में हुआ है, तो वो परंपराएं क्या जीवित रह पाएंगी? और उसमें ये सारे जो प्रश्न जिनसे आज हम हमारे सामने खड़े हुए हैं, आप किस रूप से व्याख्यायित करेंगे? आपने बहुत जो बात सामने रखी है, प्रोफेसर सिंह ने जो बात कही, वो बिल्कुल एक समाजशास्त्र दृष्टिकोण से आपने अपनी बात कही, और वीणा जी ने बहुत परंपरागत दृष्टिकोण से जो हमारे यहाँ अवकाश के बारे में रहा है वो चर्चा उन्होंने की। मेरी अपनी मान्यता ये, कोई भी समाज या राष्ट्र हो और कितना ही बदलाव क्यों ना समाज में आता रहे, वो कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं से जरूर जुड़ा रहता है। परंपराओं में कुछ ऐसी एक शक्ति है जो अपने आप को निरंतर बनाए रखती हैं, उनमें परिवर्तन हो सकते हैं। और आप किसी समाज को उठाकर क्यों ना देख लें, आज जिन समाजों को हम बहुत विकासशील समाज कहते हैं, उनके यहाँ भी उनकी अपनी कुछ परंपराएं आज हमको जीवित दिखाई पड़ती हैं। और भारत में तो कुछ एक ऐसी शक्ति है कि कितने परिवर्तन आ जाएं, कैसे ही परिवर्तन आ जाएं, राजसत्ताएं बदल जाएं, कितना ही विकास, जिस तरीके से जिसको विकास की नई अवधारणाएं आज हम कहते हैं वो हमारे सामने आ जाएं, तो ये फिर भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हमको परंपराएं हमारी जरूर दिखाई पड़ती हैं। लेकिन परंपराओं के जीवित रहने के साथ साथ जहाँ तक जनसंचार के माध्यमों का सवाल है, तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि इन्होंने बहुत तेजी से सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है, चाहे वो ग्रामीण परिवेश के लोग हों या वो शहरी परिवेश के लोग हों। आज जनसंचार माध्यमों ने कहीं ना कहीं हमारे जो अवकाश के जो परंपरागत जो प्रतिमान थे उनको मैं कहूँ बिल्कुल उलट पुलट दिया है, गतिशोक्ति नहीं होगी। बहुत सारी गतिविधियां जो निरंतर परिवार के लोग करते थे आज वो नहीं हो पाती। जहां शाम हुई नहीं और तुरंत वहीं बच्चे सब लेकर और टीवी खोलकर बैठ गए और कई कई घंटे वो टीवी देखते रहते हैं। और जब चैनल बहुत सारे और हो गए तो फिर तो टीवी छूटना मुश्किल हो गया है। और यही बात कुछ ना कुछ संदर्भ में ग्रामीण परिवेश के बारे में कही जा सकती है। और वहाँ भी आज ज्यों वहाँ सिनेमा पहुँच रहा है, पास हो रहा है, तो वो सिनेमा देखने की कोशिश कर रहे हैं, टीवी वहाँ भी पहुँच रहा है तो उससे प्रभावित हैं। और कुछ समय पहले तक हम सबने देखा कि हर साइकिल पे एक ट्रांजिस्टर लटका हुआ चला जा रहा है। तो ये तो बहुत स्पष्ट है और हम सबके दैनिक जीवन का एक अवलोकन वाला तथ्य है। लेकिन संचार के माध्यमों ने चाहे ग्रामीण परिवेश हो या शहरी परिवेश हो प्रभावित जरूर किया है। लेकिन ये जरूर हम कहेंगे, हम केवल अपने संदर्भ में बात नहीं सोचें। अगर हम अपने देश से परे हट के और दूसरे देशों में देखने की कोशिश करें तो कहीं मुझको ऐसा लगता है कि उन लोगों ने इस बात से अपने आप को मुक्ति दिला ली है। आज वो बहुत त्रस्त नहीं है मीडिया से। वो मीडिया के साथ साथ देखते जरूर हैं, वो भी वॉच करते हैं, टीवी वॉच करते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, नावल भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने ऐसी अनेक गतिविधियां इजाद कर ली हैं जो कि उनके विकास की प्रक्रिया के संभव हो पाई हैं। वो आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर है, जो चाहे वो एक्टिविटी करना चाहते हैं, गतिविधि करना चाहते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। हमारी अपनी मजबूरी ये है कि एक विशेष आर्थिक स्तर पर होने के कारण हम उन अनेक बहुत से एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते हैं जिनमें हम लेना चाहते हैं, और साधन सीमित होने की वजह से आधुनिक जनसंचार माध्यमों जहाँ तक जनसंचार और माध्यम और अवकाश का प्रश्न है, यदि पाश्चात्य देशों की उसके संदर्भ में उसकी आलोचना की जाए या उसका विवेचन किया जाए तो ये बात जाहिर होती है कि वहाँ पर भी एक बड़ी चिंता है। जो समाजशास्त्रीय अध्ययन किए जा रहे हैं इस समय, उसमें संचार और समाज के संदर्भ में जो प्रश्न उठ रहा है, संचार और माध्यम और अवकाश का प्रश्न है, यदि पाश्चात्य देशों की उसके संदर्भ में उसकी आलोचना की जाए या उसका विवेचन किया जाए तो ये बात जाहिर होती है कि वहाँ पर भी एक बड़ी चिंता है। जो समाजशास्त्रीय अध्ययन किए जा रहे हैं इस समय, उसमें संचार और समाज के संदर्भ में जो प्रश्न उठ रहा है वो ये है कि इसे जो समुदाय की मान्यता थी, जो संभाषण की प्रक्रिया थी, एक दूसरे से बात करने की प्रक्रिया थी, जिसे डायलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, इसका धीरे धीरे
इसमें तनाव आता है, फिर इसमें कमी आने लगती है और व्यक्ति का अकेलापन ये बढ़ता जाता है। और ये प्रक्रियाएं कभी कुछ हद तक तो जो जनसंख्या के परिवर्तन में भी निहित है कि बूढ़े लोग अधिक हो जाते हैं और जो उनका अकेलापन, इसी प्रकार से अकेलेपन की जो परंपरा है और उसमें जनसंचार माध्यम टेलीविज़न हुआ, कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ, ये सब एक योगदान देते हैं। तो वहाँ पर भी अब ये चिंतन चल रहा है कि इसी माध्यम को हम इस प्रकार से कैसे इस्तेमाल करें कि ये जो अकेलेपन की प्रक्रिया की समस्या है कम हो जाए। और ऐसा लगता है कि प्राविधिक विकास के साथ ही ये भी संभव हो कि जो अकेलापन है उसके स्थान पर समुदाय को हम पुनर्स्थापित कर सकें। वीणा जी, आप चूंकि स्वयं एक ऐसे माध्यम से जुड़ी हुई हैं, आकाशवाणी से आपका बहुत पुराना संबंध रहा है, तो इस प्रकार के जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं या यूँ कहिए कि जो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि समाजशास्त्री सर्वे हो रहे हैं और हम अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इस चीज़ को आप किस रूप में देखती हैं और हमारे इस आज के इस विषय के संदर्भ में जनसंचार माध्यमों की भावी भूमिका को आप कैसे रेखांकित करेंगे? मैं भी, हालांकि मैं उसी क्षेत्र में हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर सिंह से इसमें मुत्ताफिक हूँ कि हम लोग अगर सही ढंग से, टेक्नोलॉजी तो जीवन का हिस्सा है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा एक टूल है, हम उसको इस्तेमाल करें, ना कि हम उससे इस्तेमाल किए जाएं। और हमारी अपनी परंपराएं जो हैं, हमारी यही इनोवेटिव जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, हमारी जो कोशिशें हैं, वो ये होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपनी परंपराओं को उस माध्यम से और बढ़ाएं और आज के आधुनिक युग के लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ना कि वो पीछे रह जाएं, बल्कि उसके साथ साथ अपने आप को जानते रहें। हमेशा से हमारा ये रहा है, सदियों पहले से, ये नहीं कि हमारे पास तकनीक नहीं था। अगर आप महाभारत पढ़ें, वो तो हम सब लोग जानते हैं कि माना गया है कि उस समय भी कैसे कैसे हथियार थे और किस तरह का एक जीवन स्तर था जिस पर लोग रहते थे। तो वो सब होते हुए भी, लेकिन एक साथ साथ एक आंतरिक मान्यताएं भी चलती थीं, और वो मान्यताएं अगर हम नहीं आज चलाएंगे तो हमारा जीवन जो है, सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त जैसे कि होता जा रहा है, कम से कम बड़े शहरों में वो हो जाएगा। तो ज़रूरी बात है कि हम इस पर विचार करें और इसी माध्यम के ज़रिए से उन चीज़ों को वापस लाएं। जैसे कि कुंभ का मैंने आपको एक उदाहरण दिया, वहाँ पर ये सब टूल्स इस्तेमाल किए गए, लेकिन उस उद्देश्य के लिए जो कि हमारे मन में, हम सब के मन में गड़ा हुआ है पूरी तरह से। मोदी साहब, आपने इन्हीं प्रश्नों को लेकर के जयपुर में अभी एक विश्व स्तर का सम्मेलन आयोजित किया है जो आज यहाँ संपन्न हुआ है। तो आयोजन सचिव के रूप में आपने दुनिया के अनेक देशों के जो विशेषज्ञ थे इन क्षेत्रों के, उनको यहाँ आमंत्रित किया और इन प्रश्नों पर आपने चर्चा करवाई। तो उस सम्मेलन के आयोजन की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए कुछ विशेष निष्कर्ष या इस दिशा में क्या नई रणनीति तैयार हो सकती है, उसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र परिषद की जो शोध समिति है अवकाश संबंधित, उसका द्विवार्षिक जो अध्ययन है, सम्मेलन है, वो हमारे यहाँ भारत में, और वो भी जयपुर में ही नवंबर 1989 में हुआ था। और उसी के जनरल हाउस की मीटिंग में ये तय हुआ कि जिस तरीके से अवकाश अध्ययन दुनिया भर के देशों में हो रहे हैं, भारतीय समाजशास्त्रियों को भी और इससे जुड़े और अन्य लोगों को भी इस तरह की परिषद गठन करना चाहिए, और तभी इसकी स्थापना का निर्णय ले लिया गया था। उसके अगले 1-2 वर्षों में हम निरंतर ये कोशिश करते रहे कि अधिक से अधिक लोग इससे कैसे जुड़ें, और अंततः हम एक भारतीय अवकाश अध्ययन परिषद या एसोसिएशन का गठन करने में सक्षम हुए, और उसी को आज यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है विश्व के एक दूसरे बड़े संगठन द्वारा, जो कि अवकाश और मनोरंजन के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो है विश्व अवकाश एवं मनोरंजन एसोसिएशन, और इनके दुनिया भर में हजारों सदस्य हैं। यूरोप के देशों का अलग से एक उप संगठन है, लैटिन अमेरिका के देशों का अलग से उप संगठन है, और अब ये भी निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से एशिया पैसिफिक जो क्षेत्र है उसका भी अलग से उप संगठन हो। और ये WLRA का, विश्व अवकाश और मनोरंजन संगठन का पहली बार विश्व सम्मेलन किसी विकासशील देश में हो रहा है,
और इसका उत्तरदायित्व उन्होंने भारतीय अवकाश अध्ययन परिषद को सौंपा और उसी संदर्भ में ये विषय चयनित किया गया कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे जी आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि पहले ये अवकाश की जो अवधारणा है शायद पश्चिम से या दुनिया के दूसरे देशों ने पहले इसको आगे उठाया और फिर हम अपने देश में इसको लागू कर रहे हैं या उसको ले रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपने भी दुनिया के बहुत देशों की यात्राएं की है और अवकाश आंदोलन से आप बहुत निकटता के साथ जुड़े रहे हैं। इस अवधारणा को आप किस रूप में? देखिए, अवकाश को लेकर के जो पाश्चात्य देशों का विचार है और जो भारतीय विचार है या विकासशील देशों का विचार है, उसमें बड़ा अंतर है। क्योंकि पाश्चात्य परंपरा में व्यक्ति को एक ऐसी इकाई माना गया जो कि अपने अहम में और अपने स्वार्थ परकता में उसके विकास में ही संलग्न हो, जिसे हम हेडोनिस्टिक ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं। और भारतीय परंपरा में व्यक्ति और समुदाय, व्यक्ति और समाज का एक अंतरंग संबंध होते हुए एक बड़ी इकाई के रूप में इसको स्वीकार किया गया था, जिसमें भोगवाद को ही सबसे बड़ा चरम बिंदु नहीं माना गया था। तो लेजर को जिस प्रकार से पाश्चात्य देशों में पहले परिभाषित किया गया कि जितना भी खा सको, जितना भी उपभोग कर सको, कंज्यूमरिज्म जिससे बढ़ा और पर्यावरण पर उसका असर पड़ा। भारतवर्ष विकासशील देश है, हम आगे बढ़ने की बराबर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ एडवांटेज भी है, हमें अवसर भी है, क्योंकि हम वो गलतियां नहीं करेंगे और नहीं करना चाहते हैं जो कि पाश्चात्य देशों ने किया। तो कुछ हद तक उनके साधन अधिक होने के नाते उन्होंने अध्ययन तो अवश्य हमसे अधिक किए हैं, लेकिन उनके विचारों में बड़ा भारी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे विचार जो हैं उसकी उपादेयता उनके लिए भी है, और इस प्रकार से कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि हम उनके विचारों को ला करके और तब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम उनको एक अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उनको एक उसके किस तरह से वो अपने विचारों को आगे ले जा सकें, उसको मानवता सम्मत बना सकें, किसमें योगदान होगा। तो उस दृष्टि से बराबरी का ही नहीं बल्कि उससे भी आगे बढ़ करके हमारा योगदान ये अवकाश के शास्त्र में परिवर्तन के अवकाश से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है उसके बारे में होगा, और इसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। वीणा जी, एक जो जिस तरह की अवकाश आंदोलन की भावी भूमिका की बात डॉक्टर साहब ने अभी की, क्या अपन कुछ इस तरह की परिकल्पना इसमें कर सकते हैं कि एक पारिवारिक स्तर पर या समाज के स्तर पर क्या महिलाओं की इसमें कोई विशेष भूमिका या इस तरह का कोई आप विभेद या विभाजन करना चाहेंगे इस आंदोलन के संदर्भ में? मैं विभाजन तो नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि महिलाएं जो हैं वो भी समाज का उतना ही हिस्सा है जितना कि पुरुष रहे हैं, और उनका बड़ा भारी योगदान रहा है, खास करके ये अपने परंपराओं को आगे चलाए रखने में। आज भी जबकि औद्योगिकरण वगैरह हो रहा है तो महिलाएं फिर भी उसको आगे चलाती रहेंगी और चलाती रही हैं। उसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि हमारा जो सोचने का ढंग है, जिसमें कलाएं और सौंदर्य की धारणा, वो सब इस अवकाश, जिसको कि अब अवकाश कहा जाता है, उसमें आ जाती है। लेकिन हम लोगों ने उसको ये नाम अवकाश का नहीं दिया था, क्योंकि हमारी संस्कृति में शुरू से ही अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो सेल्फ फुलफिलमेंट का एक जरिया था, एक माध्यम था, वो काम के द्वारा भी होता रहता था। तो जैसे त्योहारों में, तीज त्योहारों के वक्त में घरों को सजाने में और अच्छे जैसे धारणाएं आगे करने में, इसमें पूरे परिवार का ही योगदान रहता था। इसीलिए सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये तीनों को अलग नहीं किया गया। जो आनंदमय है वो शिव भी है, यानी कल्याणकारी है, और वो सुंदर भी है। और हमारी इसीलिए कलाओं में जैसे नृत्य यहाँ दिखाए गए, और इतना मोदी जी ने बहुत तरह तरह की आयोजन किए यहाँ, जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको दिखाने के लिए, और उनमें फिर से बार बार वही धारणा उभर कर आती है कि वो उसी जगह पर जाकर केंद्रित हो जाते हैं। क्योंकि हमारे सब डिसिप्लिन शुरू से, चाहे वो आयुर्वेद रहा हो, चाहे वो कोई बाहर की उन्नति का रहा हो जिसको कि एक कल्याणकारी माना जाए सामाजिक रूप से, वो सब वहीं जाकर केंद्रित होते हैं कि वो समाज को, व्यक्ति को, समुदाय को
पर्यावरण को उस बिंदु पर पहुंचा दें जहां पर सत्यम शिवम सुंदरम का साक्षात्कार हो जाए। मोदी जी, आप चूँकि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और आपने इतना एक विशाल और भव्य आयोजन भी किया, तो इस सारे संदर्भ में क्या कोई इस तरह की परिकल्पना आपने की है कि इन विषयों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, ताकि जो नई पीढ़ी अब आ रही है वो इस सारी विरासत को उसी रूप में समझ करके? जी हाँ भानावत जी, पिछले 5 रोज से जो परिचर्चा हो रही है, यह प्रश्न बार बार हमारे जो भारत भर से जो डेलीगेट्स आए हुए हैं उठा रहे हैं इस बात को, उसको कह रहे हैं कि वो अपने अपने प्रांत में जाकर भी अपने अपने विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कोर्सेज को प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। और हमने भी ये सोचा है भारतीय अवकाश अध्ययन एसोसिएशन के माध्यम से भी कि जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था का निर्माण किया जाए जो कि इस विषय और इससे संबंधित विषयों के अध्ययन पर केंद्रित हो, शोध कार्यों को आगे बढ़ाए, उसके अध्यापन को यहाँ बढ़ाए, उस पर भांति के कोर्सेज का आयोजन किया जा सके और दुनिया के लोगों से भी निरंतर एक डायलॉग और परिचर्चा बनी रहे, वो भी हमारी कोशिश होगी। और इस तरह का एक औपचारिक प्रस्ताव भी हमने अपने यहाँ स्वीकार किया है और जो विश्व के अन्य बड़े संगठन इस काम में जुड़े हैं उनसे भी हम संपर्क इस बात का साध रहे हैं कि किस प्रकार से हम और वो एक दूसरे के सहभागी हो सकते हैं और किस प्रकार जल्दी से जल्दी इस प्रकार के संस्थान की स्थापना जयपुर में की जा सकती है। हम आशा करते हैं कि बहुत शीघ्र ही इस संबंध में काफ़ी उचित कार्रवाई हम कर पाएंगे और भारत के भिन्न विश्वविद्यालयों में भी इससे संबंधित हम कोर्सेज प्रारंभ करवा पाएँ, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये आशा की जानी चाहिए कि आने वाले समय में अवकाश, पर्यटन और पर्यावरण, इन तीनों को अपने सही परिप्रेक्ष्य में समझ करके जो हमारी लोक परंपराएं हैं, लोक आस्थाएं हैं, उनका उपयोग करके जो भी हमारी आधुनिक समस्याएं हैं उनके समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। आप सभी यहाँ पधारे, बहुत बहुत आभार।